शो, द टॉक शो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो प्रोफेशन है ट्रेनिंग का, उससे रिलेटेड कि कोच और ट्रेनर में क्या डिफरेंस है? कोच और ट्रेनर में यही फर्क है। ट्रेनर आपको बताता है स्विमिंग कैसे की जाए थ्योरेटिकली, कोच आपको हाथ में लेके नीचे से हाथ हटा देता है, फिर आप तैरने लगते हैं। तो कोचिंग ज्यादा बेहतर है? कोचिंग ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा ऊपर है। कोच में प्रोसेस के साथ, कोचिंग आपको प्रोसेस के साथ जोड़ती है, ट्रेनिंग थ्योरेटिकली जोड़ती है। कोचिंग में आपको मान लीजिए तैरना सीखना है तो आप देखेंगे ट्रेनर आपके साथ उतरता है पानी में, कहता है पहले पैर चलाओ पैर चलाओ पैर चलाओ, आपको नीचे से पकड़ के रखता है कोच, टेक्निक्स है ना। हाँ, फिर धीरे से वो हाथ हटा लेता है और आप तैरते हैं। वो कोचिंग जिस तरीके से बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है। एग्जैक्टली। तो अब ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग से ज्यादा कोचिंग पे हम फोकस करेंगे, और वही चीज हमें चाहिए जब कोई नया रिक्रूट होता है तो उसको कोचिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग वो यूट्यूब से ले चुका होता है, स्विमिंग का ज्ञान भी होता है, बट उसको कोचिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कस्टमर को कैसे रिटेन करें? हाँ, कस्टमर को रिटेन करने का तरीका है, रिक्रूटमेंट करते वक्त ध्यान रखें हम किनको रिक्रूट कर रहे हैं, एक तो ये, और दूसरा रिटेनिंग के लिए उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ग्रूम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसे एक माँ 9 महीने लगाती है बच्चे को जन्म देने में, तो माँ कैसे रिटेन करती है, संभाल के रखती है बच्चे कि कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, उसके बाद एक खूबसूरत बच्चा आता है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, सेम जिसको हम रिक्रूट करते हैं उसको कैसे संभालते हैं। इससे इजी वे में मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वो जमाने लग गए, रिक्रूट किया और मैंने बोल तब तो एबॉर्शन हो जाएगा, और ये एबॉर्शन वाले लोग ही नेगेटिव फैलाते हैं और फिर वो चोटी वाला बीच में आता है। समझे मामला कहाँ हो? समझ रहे। एक कंपनी की अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति और एक डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, मेंटरिंग, ये तो हो गया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर का जो फर्ज बनता है उसका ये फर्ज बनता है, जैसे मैं अगर कभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं उसको सिखाता हूँ कि 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक जो घड़ी देखकर काम करते हैं और दूसरा घड़ी देखकर काम नहीं करते, क्योंकि घड़ी बनाने वाला घड़ी नहीं देखता है। आप समझिए, घड़ी बनाने वाला घड़ी। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी ये होती है कि सर आप मुझे ये बताएं कि मैं और कैसे एक्सेल कर सकता हूं। आप, वो कंपनी नहीं बोलेगी, आपको पूछना पड़ेगा मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो जिसमें प्रश्न पूछने की क्षमता है वो अर्जुन है जो तीर मारेगा मछली की आंख, राइट? बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया एक कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना काम करना चाहिए इन लोगों को सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ना एक चाकू की तरह है, नाइफ। लकड़ी की तरफ से पकड़ेंगे तो काटते चले जाएंगे, धार की तरफ से पकड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा। टेक्नोलॉजी है। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंस होकर रील बनाते हैं, खुद की क्या पहचान है इस बेसिस पे रील नहीं बनाते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सोशल मीडिया सबसे आसान माध्यम है डेटा कलेक्शन का, ज्वाइनिंग का नहीं हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते बिजनेस में, लेकिन आप इंस्टाग्राम लाइव आ सकते हैं, फेसबुक लाइव आ सकते हैं 20 मिनट का, एक अच्छी कहानी बता के आप ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छे लोगों की तलाश है जिनको मैं सफल बना सकूं। तो डेटा कलेक्ट किया, अब इसमें फिल्टरिंग होगी, इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, इस तरीके से हेल्प हो सकता है। ट्रेडिशनल सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग की सेल्स में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल सेल्स में तो आपको इंसेंटिव मिलेगी, जो बेचा, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। शोले पिक्चर का डायलॉग है ट्रेडिशनल सेल्स, तेरे पैर रुके ये बंदूक चलेगी। ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग में आपने जो बेचा वो तो है ही है, जितने लोग नीचे बेचेंगे उसका भी हिस्सा आता है, जिसको मेन खेल तो वहां पे है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पूछा ना कि, तो उसका आंसर वही मेन खेल में है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वहां से शुरू होती है कि मैंने जिनको रिक्रूट किया उनके प्रोडक्ट से मुझे इंसेंटिव मिला, बट उसने जिनको रिक्रूट किया उसकी जो इनकम मिलती है वो पंप है जो सारी जिंदगी करता है, वही तो नेटवर्क है, खेल तो वहां पे है। सो अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं सेल्समैन हूं, और अगर मैं बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं। आप समझ रहे? सेल्समैन बनना है तो ट्रेडिशनल सेल में चले जाओ ना, फिर इसमें आने की क्या जरूरत? और चैलेंज कहाँ पर है दोनों में से? ट्रेडिशनल सेल्स वाला नेटवर्क, ट्रेडिशनल सेल्स की जो भाषा है वो नेटवर्क की भाषा नहीं है, दोनों की अलग अलग भाषा है। एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई, एक एमबीए की पढ़ाई है।
तो हो सकता है कि मैं फुटबॉल में बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, क्रिकेट में आऊंगा तो सीखना पड़ेगा एबीसी से। अगर मैं ये कह दूं कि मैं सब जानता हूं, नहीं जानता, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा तो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। तो मैं अपने ट्रेनिंग की कोचिंग दे सकता हूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ट्रेडिशनल वाला नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, सेल्स वाला नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसके जोश को तो हम सलाम करेंगे, प्रोसेस के लिए इन सबके सामने बैठना पड़ेगा। जितने भी हमारे वक्ता मंच पे आए थे, या सभी अहंकार वाली बात की, ये फर्क है। थैंक यू सर, गोल सेटिंग्स पर कुछ टिप्स दें हमारी ऑडियंस को। अच्छा, गोल सेटिंग का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है गोल सेटिंग का, जिसका एक दिन ठीक है उसका एक वीक ठीक है, जिसका एक वीक ठीक है उसका एक महीना ठीक है, और जिसका एक महीना ठीक है उसका एक साल ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैंने आज रात तक कोई अचीवमेंट नहीं की है तो क्या गारंटी है मैं एक सप्ताह में कर लूंगा? तो मैं हर व्यक्ति से जब भी मैं मिलता हूं मैं उसको बोलता हूं, यार जब मैं इस बिजनेस में आया था मैं उसको बोलता हूं, सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैंने कहा कुछ नहीं, एक महीने के अचीवमेंट बता दे भाई क्या क्या है, पास्ट से इसका फ्यूचर दिख जाता है। तो गोल सेटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया। आज रात को सोते समय मेरे को तसल्ली हुई कि आज मैंने कुछ अचीव किया, तो क्योंकि कल भी आज ही बनकर आएगा, आपकी मुलाकात हमेशा आज से ही होगी, तो जिसका आज ठीक नहीं है उसका कल कैसे ठीक होगा? फोकस होना चाहिए आज के ऊपर, सारे कल अपने आप बनते चले जाएंगे। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे, वो जिस भाई ने अभी बोला बड़ी इनकम पे, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। बड़ी इनकम के लिए आपको छोटी इनकम से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी 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 इमारत की अगर नींव ही खराब है तो बड़ी इमारत कैसे बनेगी? छोटी इनकम, पे आउट 100 रुपए का है या 50 रुपए का, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पे आउट शुरू हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो शुरू। प्रोस्पेक्टिंग की सर टिप्स दें हमारी ऑडियंस को। प्रोस्पेक्टिंग की देखिए, प्रोस्पेक्टिंग की टिप्स क्या है, वेरी सिंपल है। एक तो हम कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें अपने गांव में, अपने शहर में, जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे गांव का मुखिया, स्कूल की प्रिंसिपल, हॉस्पिटल की नर्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनके पास नेटवर्क होता है, ये लोग या तो आपको ज्वाइन करेंगे या आपकी मदद कर देंगे। अगर ये आपको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप कहना मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। याद रखिए, हर अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी हेल्प करने में अच्छा फील करता है, तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए। यार सर मैंने ये बिजनेस शुरू किया, आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं यंग आदमी हूँ, 17-18 साल की, आप हेल्प मांगो ना, इसमें क्या बुराई है? तो मेरा मानना है अंधेरे में तीर मारने की तुलना में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से लोग हैं जिनका नेटवर्क है। 5 पावरफुल लोग अगर मेरी टीम में आ गए वो तो 500 का काम कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया जो भी एक भाई ने बताया था, कोल्ड वाला, डेटा कलेक्ट करते हो। तीसरा मैंने इंस्टा लाइव और फेसबुक लाइव बताया, ठीक है। और चौथा तरीका ये हो गया जो आपके पास अपनी लिस्ट है, मैं थोड़ा इस लिस्ट को, वो जो पुराना तरीका था ना, फ्रेंड्स वाला तरीका, एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, याद है ना, हम सबने सीखा है, रट्टा लगा लगा के सिखाया जाता था। मैंने इसको थोड़ा रिफॉर्म किया है, मैंने इसको स्नाइपर शॉट का नाम दिया है। अगर आप स्नाइपर शॉट मूवी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, स्नाइपर की खास बात होती है वो जिसको टारगेट करता है उसको हिट करता है। तो लिस्ट आपकी स्नाइपर शॉट वाली होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? आपको अपनी आंख बंद करनी है और खुद से पूछना है वो कौन से 25 लोग हैं जो मेरी हर बात को मान जाएंगे। वो कौन से 25 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं नहीं, वो कौन से 25 लोग हैं जिसके पास मैं मिलूंगा या तो मेरी हेल्प करेंगे या मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। आपके अंदर ईश्वर ने, खुदा ने, मालिक ने एक चीज दी है जिसका नाम है GGQ, गॉड गिवन क्वालिटी। और इस गॉड गिवन क्वालिटी का नंबर है गट फीलिंग, इनसाइट। आपके भीतर से आवाज आ जाएगी। 25 लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं जो आपको मदद करने को तैयार है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये आपको 2500 का नेटवर्क खड़ा कर देंगे, 25,000 का नेटवर्क खड़ा कर देंगे। मैक्रो पे फोकस नहीं करना है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। मैं सोचूं मैं 10,000 लोगों का सेमिनार दूंगा, लोग आ जाएंगे, वो दिन लग गए हैं, क्योंकि वो हमें छोटे छोटे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे अभी मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था तो किसी एक परचूने वाले ने बोला, परचूने वाला हम सब जनरल स्टोर ना, पहले परचूने वाले, भाई साहब एक जगह अगर 8 परचूने वाले हैं तो मैं कैसे ब्रांड बनूंगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बताशे में नंबर 1 बन जा, चीनी बेचने में नंबर 1 बन जा। ब्रांड का मतलब होता है मैं हर चीज में हीरो नहीं बनता हूं, एक चीज में चैंपियन बनता हूं, इसको ब्रांड कहते हैं। तो उसको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क,
लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, मैं थोड़ा बदल देता हूँ। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, दिशा गलत है या नहीं आपको डिसाइड करना है। कुली भी हार्ड वर्क कर रहा है, हम भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर दिशा गलत है तो फिर कुली बन जाएगी। कुली बेचारे का दोष नहीं है, हार्ड वर्क की दिशा सही होनी चाहिए। तो इसीलिए 25 लोगों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सेल्स कैसे क्लोज करें? सिंपल सा है, जब पूरा प्लान दिखा लिया, क्या हम यात्रा शुरू कर सकते हैं? सेल्स क्लोज इतना आसान होता है सर? इतना ही आसान है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना ही आसान है। सारी बातें समझ में आ गई, क्या हम एक यात्रा शुरू करें? आंखों में अगर मेरी नियत साफ है तो सामने वाला हाँ बोल दे। अगर मेरी आंखों में नियत साफ है तो सामने वाला मैक्सिमम क्या बोलेगा? ना। अच्छा, कोई भी ना परमानेंट ना नहीं है। एक बात याद रखना, कोई भी ना, जब तक ये ना बोल दे आज के बाद इस प्रोडक्ट को लेके मेरे दरवाजे पर तू आया तो AK-47 से शूट कर दूंगा, तब तक हाँ। कोई भी ना, कैमरे जी परमानेंट ना, ठीक है, एक इंसेंटिव है। आपने गाली दे दी, उसका कमीशन बन गई, आप फिर की तैसी 9 गाली दे दी, 10वीं वेट कर रही है। 10 वाले बंदे ने बोल दिया हाँ जी हमें क्रेडिट कार्ड लेना है, उसमें लंच नहीं मिलेगा, कमीशन मिल जाती है। हर ना आपको अमीर बनाने की दिशा में काम करता है। तो ना से डरे ना को एक्सेप्ट करें। अच्छा, दूसरा, सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, आपने गुस्सा नहीं होना है। जापान में सुमो फाइट होती है, सुमो देखा होगा, बहुत मोटे मोटे होते हैं। सुमो फाइट का रूल मैं आपको बता देता हूं, जिसने पहले गुस्सा कर दिया वो हार गया। आपका गुस्सा उसको हमेशा याद रहेगा, उसका गुस्सा आपको याद नहीं रहेगा। आपसे वो मिलता है, गुस्सा करता है, गले लगाना, जैसे भाई ने भी कहा गले लगाना, कहना थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, हम फिर मिलेंगे।